तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी ए का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का और अभी हम लोग हिंदी का देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने साइंस, हिंदी, मैथ और संस्कृत और होम साइंस का अगर नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, आपको इसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा। इसके सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कुछ देखते हैं। यहाँ पे दिया गया सामान्य निर्देश। यहाँ पे दिया गया कि सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं करेंगे, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया गया हमारे एक अपठित बोध, यानी कि यहाँ पे आपका एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस पैसेज को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं अभी आप पढ़ता हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिए। आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। तो किसके आगमन के समय जो है वो खेत लहलहाने लगते हैं। तो नववर्ष के आगमन के समय समय खेत क्या है, लहलहाने, यानी कि नववर्ष जब नया हम लोग का न्यू ईयर होता है तब क्या होते हैं, खेत लहलहाने लगते हैं। यानी कि उसके बाद हमारा क्वेश्चन में दूसरा है, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं। तो कैसे मनाते हैं, तो हम लोग कैसे मनाते हैं, तो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, यानी खुशियों के साथ मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। वहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ वहाँ पे आपको बताना टाइटल, यानी कि उसका जो टाइटल क्या होगा। तो क्या होगा टाइटल उसका, टाइटल यह होगा कि त्योहारों का महत्व, यानी कि त्योहारों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो प्रफुल्लित जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो उसका पर्यायवाची शब्द होगा खुशी, यानी कि प्रफुल्लित का मतलब क्या होता है, खुशी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दिया गया है एक पद्यांश दिया हुआ है, जो कि आपको पढ़ना है। इससे हमारा प्रश्न संख्या 5 से 8 तक का रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं हम भी, ठीक है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बचाते हैं, बाँचते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, बाँचते हैं। हम केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कि पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है। तो किस रूप में बतलाया गया है, तो वो बतलाया गया है डाकिये के रूप में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस रूप में बतलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, ठीक है। ये क्या है, भगवान के डाकिये, पक्षी और बादल। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं। तो एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं, तो पक्षी और बादल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुगंध में कौन सा उपसर्ग लगा। सुगंध में कौन सा उपसर्ग लगा, तो कौन सा उपसर्ग लगा, तो सु लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। यहाँ पे जो पद्यांश दिया हुआ था, ठीक है, वहाँ पे आपको उसका टाइटल बताना है, उसका टाइटल क्या होगा। तो उसका टाइटल ये होगा हमारा कि प्राकृतिक के संवाहक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे आपका व्याकरण से दिया गया है खंड खा, ठीक है। जैसे देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण की पहचान। संख्या मतलब क्या, पे आपको नंबर बताना है कि संख्यावाचक की विशेषण क्या है। तो यहाँ पे लाल टोपी, इसमें भी कोई नंबर नहीं बताया गया, तो ये भी नहीं होगा। गोल चश्मा, इसमें भी कोई नंबर का नहीं बताया गया है, ठीक है। तो अच्छा आदमी, ये भी नहीं। दो है, यानी कि आपको क्या इसमें संख्या का बात हो, यानी कि कितना है, तो दो है। दो क्या है, हमारा बेल है। तो क्या इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगने पर नया शब्द क्या बनेगा। देखिए, विज्ञान में अगर आप लोग इक लगा देंगे, ठीक है, तो उसमें कौन सा नया शब्द बनेगा। तो कौन सा नया शब्द बनेगा, तो उसमें हमारा बनेगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। सरल वाक्य यानी कि जो सिंपल है, तो इसमें सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो जोर जोर से वर्षा हो रही है हमारा सरल वाक्य। और ये जो बाकी है, वर्षा हो रही है और बिजली का, ये हमारा कौन सा सरल, सरल के बाद का मिश्र वाक्य, ठीक है। ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। मोहन ने कहा कि ये सब दूसरा वाक्य, ठीक है, यानी कि सरल वाक्य हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ। कर्ता कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो कौन किस में हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन में शिक्षक ने कहा है उसने खाना खा रही थी, मोहन ने बाजार गया था, या सीता ने भजन गा रही थी। यानी कि ये भी कोई भी सेंटेंस यहाँ पे आपको देखिए समझ भी नहीं आएगा कि उसने खाना खा रही थी। यहाँ पे ने का प्रयोग कहाँ हुआ, उसने
मोहन ने बाजार गया था, तो मोहन ने बाजार नहीं गया था, ये तो नहीं होगा। मोहन बाजार गया था, ये हो सकता है। सीता ने भजन गाया था, ये भी नहीं। सीता ने भजन गाई थी, ये भी। तो इसका सही जो शिक्षक मिल रहा है कि शिक्षक ने कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, शिक्षक ने कहा है। यहाँ पे जो कर्ता ने जो चिन्ह है ने का, वहाँ पे इसका सही प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की निम्नलिखित में से साकार का विलोम शब्द क्या होगा। साकार का जो विलोम विलोम शब्द यानी कि उसका उल्टा आपको बताना है, इसका साकार का क्या होगा। 13 का जो हमारा आंसर है वो जगह बी, यानी कि साकार का क्या होता है, निराकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा कि मैं कड़ा प्रतिरोध करना, कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा एक, कड़ा प्रतिरोध करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। एक वचन का मतलब समझ रहे हो कि सिंगुलर, सिंगुलर कौन सा। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पे आंसू, प्राण, दर्शन या आकाश। आकाश यानी कि इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि आकाश। आकाश हमारा क्या सिंगुलर है, ठीक है। 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, आकाश। देखिए आंसू को तो हम लोग काउंट यहाँ पे नहीं बताएगा कि आकाश आंसू क्या है, ज़्यादा है या कम है, एक वचन बहुवचन, इसको तो नहीं कर सकते। प्राण यानी कि जीवन, तो इसको भी नहीं कर सकते। दर्शन ये भी नहीं होता। आकाश यानी कि हमारा आकाश क्या एक ही है, तो यानी कि एक क्वेश्चन हमारा जो आकाश। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कि औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। औपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक पत्र में हम लोग क्या नहीं लिखते, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा अभिवादन, दिनांक, पता या विषय। तो शिक्षण का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि अभिवादन हम लोग नहीं लिखते हैं औपचारिक पत्र में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं। जब हम लोग निबंध लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अंतिम चरण को हम लोग क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, तो उपसंहार लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि संवाद में कौन से वंश आवश्यक होते हैं, तो कौन से अंश, ठीक है, सॉरी अंश आवश्यक होते हैं। तो संवाद जब भी हम लिखें तो उसमें कौन कौन सा अंश वो जरूरी होता है, तो कौन कौन सा अंश जरूरी होता है, तो उसमें हम लोग नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है जो कि आपकी किताब से दिया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक दिया गया है पद्यांश जो कि आपके बुक से, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। 9 से 22 तक के सही विकल्प को चयन करें, यानी कि इससे आपका 9 से 22 19 से 22 तक क्वेश्चन आपको इसी से पूछेगा, ठीक है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरी जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कि चिड़िया के माथे का रंग कैसा है, तो कैसा है, तो काला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा गया है कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, ठीक है, यहाँ काले लिखा गया तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि काला। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि कवि ने चतुर किसे कहा है, तो कवि ने चतुर किसे कहा है, तो चिड़िया को कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है। जो चिड़िया है जो मछली को किस तरह पकड़ती है, तो पकड़ती है किस तरह, तो झपाटे मार कर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। इस ये सब का आंसर आपको वहाँ पे पेज में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे सारा देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो चिड़िया वो मछली कैसे पकड़ती, तो झपाटे मार के फौरन, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है जल के भरे हृदय पर वही जुली, ठीक है, यानी चटुल मछली के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि गगन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो यहाँ पे पता ना कि गगन का पर्यायवाची शब्द, गगन का मतलब क्या था, आकाश, तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द कौन है, तो आकाश ये भी है। नभ का मतलब भी होता है आकाश, आसमान का भी मतलब होता है आकाश, यानी कि वसुधा का मतलब नहीं होता आकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि सखियाँ एवं शबद पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनकी तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें कौन गलत विकल्प का चयन है। तो इसमें से कौन सा जो गलत है, गलत का विकल्प का चयन है, तो इसका जो हमारा आंसर है 23 का वो हो जाएगा ए, यानी कि पखा पखी पशु पक्षी, ये हमारा इसका हो जाएगा गलत, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा विकल्प का चयन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 की कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन की व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है, तो किनकी ओर संकेत किया गया है, तो वह क्या किया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 26 है कि मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है। जो मेघ आए कविता है, ठीक है, उसके अनुसार धूल किसका प्रतीक है, तो धूल किसका प्रतीक है, तो वह हमारा युक्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दिया गया है जो कि आपके कविता जो कि आपकी कहानी का है,
लाइन है, ठीक है, उसी का एक पैराग्राफ है, उसी से दिया गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं कि गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों ने मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। तो इसका देखते क्वेश्चन नंबर 27 कि गधा कैसा प्राणी है। तो गधा कैसा प्राणी है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा हिंसक, सहनशील, उदंड या क्रोधी। तो वो कैसा प्राणी, सहनशील प्राणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि गधे के ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है। तो गधे में जो है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सुख दुख के समान भाव रहने का, योग साधना का, परोपकार का या विधवता का, यानी कि इसका आंसर है वो जगह ए, यानी कि सुख दुख के समान भाव से रहने का, ठीक है। यानी कि जब वो सुख उसको जब कोई सुखी होगा तो वो ज़्यादा नहीं खुशी नहीं व्यक्त करेगा, जब दुखी हो तो वो दुखी व्यक्त नहीं करेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 29 कि गधे को आदमी क्या समझता है। तो गधे को आदमी क्या समझता है, जो आदमी है वो गधे को क्या समझता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर होगा बी, यानी कि बेवकूफ़ समझता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में 30 है कि गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ क्या होगा। विषाद का अर्थ यहाँ पे क्या होगा। तो क्या होगा 13 का जो हमारा आंसर 30 का वो हो जाएगा दुख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि लहासा की ओर पाठ में लेखक की सहयात्री का नाम क्या था। देखिए जो लहासा की ओर जो पाठ है उसमें जो लेखक के सहयात्री के जो उसके साथ में थे उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सुमति नाम से जगदीदास या समाधि गिरी, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि सुमिति, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है, तो वह जो है स्थित है केरल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 33 है कि किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी। जो देवी मैना है उन पर सहानुभूति दिखलाई थी, तो वो किसने दिखलाई थी, तो वह दिखलाई थी सर सर टॉमस है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 34 है कि मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथि को पढ़ना सिखलाया। तो किस ग्रंथि को सबसे पहले पढ़ना सिखलाया था, तो वह सिखलाया था पंचतंत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 35 है कि हमारा जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो यह जो पंक्ति है वो किस पाठ से ली गई है, तो प्रेमचंद के फटे जूते से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन 36 कि मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपनी पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किया है। तो कैसा वर ढूंढने का जो आग्रह वो किया था, तो वह इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि आज़ादी का सिपाही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का जो आपको बताना है इसका लेखक का नाम वह कौन है, तो वह हमारे है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 हमारे कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है। तो विवाह योग्य कन्या का नाम उसमें क्या है, तो क्या नाम है, तो उमा नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कि निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है। तो विस्थापन का दर्द किस पाठ में है, तो किस पाठ में है, तो वह हमारा हो जाएगा माटी वाली में। देखिए माटी वाली कहानी में क्या होता है, बहुत होता है वो खाने, उसके पास खाने के लिए नहीं होता, वो एक रोटी कैसे कैसे करके करती है, बहुत अच्छा लगता है कहानी पढ़ने में, बहुत दर्द होता है, ये दर्द भरी कहानी है ये माटी वाली, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो किस शहर का वर्णन है, तो टिहरी का वर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो गाइज यहाँ पे हम लोग का जो 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मॉडल सेट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस। अगर यह वीडियो आपके थोड़ा सा भी यूजफुल रहा, अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।